नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद फिर से कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक पहुंचेंगे राहुल गांधी। मेगा रैली 20 मार्च को। दूसरी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का, गवर्नर को सावधान रहना चाहिए। शिंदे बनाम उद्धव केस में सुप्रीम कोर्ट की भगत सिंह कोश्यारी पर तीखी टिप्पणी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम। खड़गे बोले, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, बताएं पीएम और अडानी का क्या रिश्ता है। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा 3 दिन से मेरी सीट का माइक है बंद। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का अडानी और एलारा को लेकर सवाल, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों कर रही है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ बताइए कि क्या है मोदी और अडानी का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में राहुल गांधी की मेगा रैली 20 मार्च को। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता कर्नाटक में देखने को मिली थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता मन बना चुकी है और अब कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन निश्चित लग रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी खुद अब कर्नाटक जाकर के चुनावी बिगुल में यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा के तूफानी चुनाव अभियान का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 20 मार्च को कर्नाटक में एक मेगा रैली की योजना बना रही है और इसमें राहुल गांधी खुद हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राज्य का दौरा करेंगे। बेलागावी में मेगा रैली का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में 10.7 किलोमीटर का रोड शो किया था। बेलगावी में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजनीतिक दलों का फोकस जिले से ज्यादा सीटें जीतने पर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गवर्नर को सावधान रहना चाहिए। शिंदे बनाम उद्धव केस में सुप्रीम कोर्ट की भगत सिंह कोश्यारी पर तीखी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, राज्यपाल को अपनी शक्ति का सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि यदि वो विश्वास मत बुलाते हैं तो फिर उसका नतीजा सरकार गिरने के तौर पर सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में फूट को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ये तीखी टिप्पणी की है और अदालत ने तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका को लेकर कहा कि राज्यपाल को इस बात की खबर होनी चाहिए कि विश्वास मत बुलाए जाने से सरकार पर भी खतरा पैदा हो सकता है। बेंच ने कहा कि गवर्नर को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिसका नतीजा सरकार गिरने के तौर पर सामने आए। केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एकनाथ शिंदे गुट की बगावत को लेकर कहा कि उन लोगों ने 3 साल का रिश्ता तोड़ दिया। कांग्रेस NCP के साथ उनका गठबंधन चला आ रहा था, आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर को यह फैसला करना चाहिए था कि आखिर आप 3 सालों से कैसे साथ थे। यदि चुनाव के 1 महीने के बाद गठबंधन को लेकर कोई सवाल उठता तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन 3 साल तक साथ रहने के बाद 34 लोगों का ग्रुप कहता है कि असहमति है और गवर्नर के तौर पर आप एक दिन विश्वास मत की बात करते हैं। बेंच ने कहा कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने का क्या आधार था। इस पर एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उद्धव ठाकरे पर बागी विधायकों का भरोसा खत्म हो गया था और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो पार्टी के अंदर का मतभेद था, लेकिन इससे गवर्नर का विश्वास मत बुलाने का फैसला सही नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि गवर्नर को इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि यदि 3 पार्टियों का गठबंधन होगा तो कोई एक असहमत रहेगा ही। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में ये तीखी टिप्पणी की है भगत सिंह कोश्यारी के रोल पर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम। खड़गे बोले, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, बताएं पीएम और अडानी का रिश्ता क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है और 18 विपक्षी दलों ईडी कार्यालय तक विरोध मार्च उन्होंने निकाला और विजय चौक के पास रोक दिया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी के डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं। सरकार हमें विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही है, ये लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC, SBI और अन्य बैंक बर्बाद हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा
3 दिन से मेरी सीट का माइक बंद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में सरकार द्वारा प्रायोजित व्यवधान का मुद्दा उठाया है और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सीट के पास लगा माइक पिछले 3 दिनों से बंद है और इस वजह से मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। उन्होंने पत्र में सरकार पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि मैं आपको दूसरी बार पत्र लिख रहा हूं और सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित गतिविधि के बारे में अवगत करा रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का अडानी और एलारा को लेकर सवाल, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों कर रही है सरकार। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं और बुधवार को एलारा नाम की एक विदेशी इकाई पर सवाल उठाकर अडानी समूह और सरकार पर एक नया हमला बोला है। तो एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत का मिसाइल और रेडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट अडानी के स्वामित्व वाली एक कंपनी और एलारा नामक एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। एलारा को कौन नियंत्रित कर रहा है? अज्ञात विदेशी संस्थाओं को रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? वहीं दोस्तों, राहुल गांधी अडानी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं और मंगलवार को विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था उन्होंने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज से अगले 5 दिनों तक राज्यों में बारिश, यूपी बिहार के लिए भी अलर्ट, मौसम विभाग की खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। देश भर के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी है, तापमान औसत से अधिक चल रहा है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई अलग अलग राज्यों में बारिश होने के संकेत दे दिए हैं। गर्मी की मार झेल रहे इन राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी खुशखबरी जैसा ही है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में 16-19 मार्च तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में 15-19 मार्च के बीच बारिश का अलर्ट है। पूर्वी भारत में 16 से 20 तक बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 17 से 19 मार्च के दौरान बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुरानी पेंशन योजना का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं, विरोध में कांग्रेस ने किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायक नाराजगी जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 3 नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर, जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों में हलचल शुरू हो चुकी है। वहीं सोनीपत में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। सोनीपत से जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक और त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष व बीजेपी नेता सुरेश त्यागी ने अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिसके बाद सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने दावा किया कि भूकंप के झटकों की तरह बीजेपी और जननायक जनता पार्टी को हर रोज नए झटके लगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर लटकी तलवार, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को बड़ा फैसला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों की चयन सूची दोबारा तैयार करने का आदेश दे दिया है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए और उन्होंने ट्वीट करके योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हक मारने के लिए माया जाल में फंसाती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आया फैसला आरक्षण की मूल भावना की विरोधी भाजपा सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू परिवार को राहत के बीच आरजेडी अध्यक्ष से मिलने पहुंची डिम्पल यादव। दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई मुलाकात। जी हां दोस्तों, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला के मामले में बुधवार को लालू यादव परिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी। लालू
परिवार को जमानत मिलने के बाद आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। लालू से मिलने कई बड़े नेता उनके पास पहुंच रहे हैं और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी लालू से मिलने पहुंची। लालू अभी दिल्ली में अपनी सांसद बेटी मीसा भारती के घर पर ठहरे हुए हैं और डिंपल बुधवार दोपहर मीसा भारती के आवास पर पहुंची और मुलाकात के दौरान डिंपल यादव ने लालू यादव का हालचाल भी जाना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अडानी को लेकर फिर से साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को लेकर बीजेपी पर फिर से जोरदार हमला बोला और पूछा कि क्या हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अडानी जी को और अमीर बनाने का है क्या। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 9 साल से मोदी जी ने देश को भ्रम में रखा हुआ है और अडानी जी को विश्व भ्रमण में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नई बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं। इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाया कि मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोडानी शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने कहा कि मेरे द्वारा संसद में फॉरेन पॉलिसी को लेकर पूछे गए सवाल का भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और राहुल गांधी ने अपने सवाल फिर से दोहराते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस बार देशवासियों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद का बड़ा दावा, कहा 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, राहुल गांधी का कर दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सरकार राहुल गांधी को संतुष्ट करे। देश में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार चला रहे हैं और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। सपा सांसद ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और अब देखना है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लाठी या बुलडोजर चलने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकारी कर्मचारियों को लगा जोर का झटका, महंगाई भत्ता पर सरकार ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता का साल में 2 बार इंतजार रहता है। ये वो भत्ता है जो इनके बेसिक में जुड़ जाता है और सारे अलाउंस जो प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं वो इसके आधार पर ही मिलते हैं। ऐसे में जनवरी महीने का महंगाई भत्ता का सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा था कि होली से पहले सरकार ये घोषणा कर देगी, लेकिन अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है और सरकारी कर्मचारी को अभी भी इसका इंतजार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पूर्व एमएलए की पत्नी के घर पर चलेगा बुलडोजर, बंगले को बचाने के लिए कम की गई थी सड़कों की चौड़ाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान के कोटा उत्तर में भाजपा विधायक रहे और कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल के बंगले को राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध माना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जय कंवर के बंगला के कारण सड़क की चौड़ाई कम की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाकर सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार तय करने का आदेश दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों को मिलेगी गर्मी से राहत, आईएमडी ने इन जगहों पर जताई बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों को मार्च महीने में ही गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी के तेवर सोमवार को भी तीखे रहे। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक रहा और कुछ इलाके में पारा 35 डिग्री पार चला गया। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज हिमालयी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में गर्मी के तेवर सोमवार की तरह आज भी देखने को मिल सकते हैं। और शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत, कोरोना के बहाने भोपाल में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के लिए अभियान चला रहे हैं। वहीं इसके लिए वो चुनावी राज्यों का दौरा करके रैलियां और जनसभा कर रहे हैं और इस दौरान वो जनता से आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। रैलियों में वो कई वादे कर रहे हैं जो उनकी सरकार आने पर पूरे किए जाएंगे। वहीं दोस्तों, मंगलवार 14 मार्च को भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में हम शेर की मानद में घुस गए और इस बार 14% वोट आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर कीचड़ फेंको, इन्होंने मेरे 2 सबसे ज्यादा ईमानदार मंत्री गिरफ्तार किए। सत्येंद्र जैन ने फ्री बिजली की मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारी दवाई मुफ्त कर दी, लेकिन मोदी जी ने जेल भेज दिया, जिससे 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम
कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी करके सब चौपट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने राज्य के चर्चित व्यापम घोटाला को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाला आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में पीएम मोदी ने किसी को जेल नहीं भेजा, क्योंकि इस घोटाले को करने वाले उनके सब अपने थे। केजरीवाल ने कहा कि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे तो कोई आकर कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, भागा क्या कोरोना। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। वहीं केजरीवाल ने वहां मौजूद जनता से वादा करते हुए कहा कि राज्य में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मुफ्त बिजली देंगे, राज्य में सबका इलाज मुफ्त होगा, दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जाएंगे, बेरोजगारों के लिए नौकरी का इंतजाम किया जाएगा और जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी उनके लिए मुआवजे का इंतजाम किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। कृषि मंत्री के किसानों पर दिए गए बयान ने बढ़ाई शिंदे सरकार की मुश्किलें, विपक्षी दलों ने मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के बयान पर बवाल हो गया है। शिंदे सरकार के मंत्री ने कहा है कि किसानों का आत्महत्या करना कोई नई बात नहीं है और ऐसी घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं। उनके इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हमला बोला है। वहीं दोस्तों, विपक्षी दल अब्दुल सत्तार की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मंगलवार को विधान भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार, दोनों ही किसान विरोधी है। राज्य सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि किसानों की मदद को पूरा किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, अन्यथा हम पूरे राज्य में कुर्सी छोड़ो आंदोलन करेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी, केंद्र को सुप्रीम झटका, पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1984 भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की 2010 की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूसीसी की उत्तराधिकारी कंपनियों से 7,844 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में अदालत को दिए गए अपने वचन के अनुसार पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं तैयार करने के लिए केंद्र की खिंचाई की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में बेईमानी से जीती बीजेपी, इस ऑडियो का दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गत प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा। सपा प्रमुख बिजनौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले साल हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवारों को बेईमानी करके हरा दिया। और उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा। सपा मुखिया ने धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नईमुल हसन का जिक्र कर बताया कि 203 वोट से जीत रहे हसन को हारा हुआ घोषित कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुंडे मवालियों की पार्टी, विधानसभा में बीजेपी एमएलए ने तोड़ा माइक तो भड़के तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक द्वारा माइक तोड़ने को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुंडों मवालियों की पार्टी बीजेपी ने सदन को भी अपनी गुंडई का अखाड़ा बना लिया है। देखिए कैसे बीजेपी के एक विधायक बिहार विधानसभा में अपने सवाल के जवाब के पश्चात 3 और पूरक प्रश्न पूछने के उपरांत भी माइक को तोड़ रहे हैं। बीजेपी को लोकतंत्र, संवाद और लोकलाज से कोई यकीन नहीं है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रैंक 1 पेंशन भुगतान मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चेताया, कहा कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। जी हां दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर सख्त रवैया अख्तियार किया और स्पष्ट किया कि OROP बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। 20
जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और तभी केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट भी मांगा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी मुश्किल, पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के सामने बड़ी चुनौती। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव हाथ मिलाने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 13 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह ने कहा कि साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेगी। देश में लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल ललन सिंह बीते रविवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी बिहार के पड़ोसी सूबे उत्तर प्रदेश का रुख करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट, छत्तीसगढ़ में फेस नहीं तो कर्नाटक जीत पाना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक 3 राज्य जहां चुनाव करीब है और बीजेपी अपने लिए मुश्किलें देख रही है। यहां सरकार बन ही जाएगी, पार्टी इसका दावा नहीं कर पा रही और वजह भी दिख रही है, लेकिन लीडरशिप के पास कोई उपाय भी नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी के सर्वे से पता चला है कि सीटें 100 से कम ही रहेंगी और इतने में सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोई सीएम फेस ही नहीं है और कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, तीनों राज्यों में पार्टी के सीनियर लीडर से बातचीत करने पर पता चला कि इन प्रदेशों में पार्टी फंसा महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है। बहुमत 116 सीटों पर है और यहाँ लड़ाई इन्हीं 36 सीटों के लिए है जो सरकार बनवाएगी।